हेलो बच्चों, आप सबका मेरे YouTube चैनल क्यूरियस फिजिक्स में एक बार फिर से स्वागत है। सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ पार्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर का, रे ऑप्टिक्स, जो 9 चैप्टर है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, अब तक जो हमने सीखा वो ये सीखा कि रिफ्लेक्शन और उसकी एप्लीकेशन में बेसिकली जो आपका जो मिरर फॉर्मूला था उसको स्टडी किया। फिर इसके बाद हमने रिफ्लेक्शन के बेसिक लॉज को पढ़ा, फिर हमने उसके एप्लीकेशन में लेंस फॉर्मूला पढ़ा। आज हम एक स्टेप आगे चलते हैं, जहां पे पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म बेसिकली कुछ नहीं है, जो अभी प्रिज्म तो अब जो मतलब प्रिज्म होता है वो तो सबने देखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो अभी प्रिज्म है, इसके किसी दो सरफेसेस में, दो इंक्लाइन सरफेसेस में से एक साथ क्या क्या होना है, रिफ्रैक्शन होनी है। एक साथ दो सरफेसेस में से क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखाई देता है अभी प्रिज्म, तो इसके दो सरफेस, इंक्लाइन सरफेसेस में से क्या करनी है, हमको रिफ्रैक्शन करनी है और डेविएशन तक पहुंचना है कि कितनी डेविएशन होती है अगर इंक्लाइन सरफेसेस में से क्या होता है, आपका दो बार रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, बात समझ में आई क्या करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। अगर जिसके सामने वाला व्यू लेके चले तो कुछ ऐसा दिखाई देता है ना, सामने वाला व्यू लेके चले तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा कुछ होता है प्रिज्म, सामने से ऐसे दिखाई देगा। और ये दो सरफेसेस मान लिए जहां से रिफ्रैक्शन होगा, ये मान लिया एंगल ए, ये मान लिया बी साइड, और ये मान लिया सी। ठीक है, जो आपका जो प्रिज्म है, उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया N2 एज कम, और बाहर वाले का मान लिया N1। बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। अब बोला कि AB और AC जो साइड्स है, इन दोनों में से लाइट पास करेगी। ठीक है, तो जो एंगल A है AB और AC के बीच में, इसको नाम दिया एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या नाम दिया इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, ये बात समझ में आ गई, ज्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है जी, अब क्या हुआ, लाइट मान के चलो इस सरफेस पे गिरी, AB वाली साइड पे गिरी। ठीक है, अब नॉर्मल कौन सी डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल इस लाइन में कुछ इस साइड पे कुछ ऐसा होगा, नॉर्मल कुछ ऐसा होगा। ठीक है जी, और इस के साथ एंगल बना आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, जब लाइट टकराएगी तो जाना तो चाहती थी सीधी, लेकिन बीच में प्रिज्म आ गया तो नॉर्मल से दूर जाएगी कि पास आएगी, नॉर्मल की तरफ को बेंड कर जाएगी। ठीक है, तो कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है जी, जब सामने वाली साइड में अगर नॉर्मल की बात करोगे तो नॉर्मल कुछ ऐसा होगा, ये है नॉर्मल, है ना, ये आया आपका नॉर्मल। और जहां पे दोनों पॉइंट्स आपस में मिले, इस पॉइंट को मान लिया हमने MNP, या कुछ भी मान लो, PQR मान लेते हैं, ये PQ, ये R। ठीक है, और जब लाइट दूसरे सरफेस से टकराई तो अब ये रेयर से डेंसर, और जो प्रिज्म उसमें ये भी मान लेते हैं कि N2 इज ग्रेटर देन N1, की जो मतलब प्रिज्म जिस मीडियम का बना है उसका क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले मीडियम से ज्यादा है, बाहर वाले मीडियम से ज्यादा है। तो सेकंड केस में लाइट कहां जा रही है, सेकंड केस में जा रही है डेंसर टू रेयर। कहां जा रही है, डेंसर टू रेयर, तो नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी, है ना। तो जो बाहर जाने वाला एंगल है उसको बोला एंगल ऑफ एमर्जेंट। क्या नाम दिया उसको, एंगल ऑफ एमर्जेंट। यहां वाले को R1 और इस वाले को दिया R2। बात समझ में आ गई, ऐसे कुछ लाइट पास कर जाएगी। अब बात आती है कि एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कैसा पता चलेगा, अगर प्रिज्म नहीं होता तो क्या लाइट सीधी निकल जाती, लेकिन बीच में हमने क्या लगा दिया, अभी प्रिज्म लगा दिया तो लाइट बेंड हो गई। ठीक है, तो अगर प्रिज्म नहीं होता तो ऐसे सीधी निकल जाती। ठीक है, और लेकिन हुई कुछ ऐसी, हो गई कुछ ऐसी, तो ये आया आपका एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या आया आपका, एंगल ऑफ डेविएशन। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम कैसे बनेगा। अब APQR को देखो आप, ये जो अभी क्वाड्रिलेटरल टाइप है APQR, इसको आप देखोगे तो इसके दो एंगल तो 90 डिग्री है, दो एंगल तो 90 डिग्री है। ठीक है, बाकी बच गए दो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है APQR में। तो एंगल A प्लस एंगल PQR, इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, 180 डिग्री। एक तो ये रिलेशन। अगर ट्रायंगल PQR को देखोगे आप, तो क्या होगा, PQR को देखोगे, अभी ट्रायंगल PQR में देखोगे एंगल PQR, या रिलेशन देखोगे R1 प्लस R2 प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू
180 डिग्री। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में देखोगे तो आपको एंगल ए किसके किसके बराबर दिखाई देगा। इन दोनों इक्वेशंस को देखोगे तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ए। एक तो ये आपके पास छोटा सा रिलेशन आया। अगर मैं सेकंड रिलेशन की बात करूं तो क्या है, सेकंड रिलेशन आता है मेरे पास कि डेविएशन कितना हुआ। डेविएशन कितना हुआ, डेविएशन की बात मैं करता हूं तो डेविएशन को मैं सिंपली लिख सकता हूं, डेविएशन को मैं लिख सकता हूं I माइनस R1, ये पहला डेविएशन। दूसरा E माइनस R2, तो I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, इसको लिख सकता हूं I प्लस E, R1 प्लस R2 की वैल्यू अभी लिखी E। ये एक रिलेशन बन गया आपका सिंपल। जब लाइट ऐसे पास करेगी तो डेविएशन कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये आपको चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या कि इसका सेकंड केस है जिसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन कब आता है, जब क्या किया, धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करना स्टार्ट किया। ये जो ग्राफ है, अगर ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ग्राफ है अगर आपको ये थोड़ा सा भी समझ आ रहा है, इसमें क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल साइड में लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस और वर्टिकल में लिखा है एंगल ऑफ डेविएशन। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया तो क्या हो गया, आपका एंगल ऑफ डेविएशन कम होना स्टार्ट हो गया। एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया स्टार्ट, एंगल ऑफ डेविएशन कम होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि एंगल ऑफ जो आपका इमर्जेंट है वो क्या होना स्टार्ट हो गया, कम होना स्टार्ट हो गया। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे I इज इक्वल टू ई, आई इज इक्वल टू ई के केस में जो हुआ डेविएशन क्या हुआ, मिनिमम। उसके बाद डेविएशन फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो यहां पे जो डेविएशन आया उसको मान लिया हमने डीएम, मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या है, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बात समझ में आ गई। तो जब मिनिमम डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन के केस में दो तीन चीजें, एक तो I इज इक्वल टू ई। अगर I इज इक्वल टू ई है तो क्या, अगर सिंपल मैं समझ भी आ रहा है मुझे, अगर I इज इक्वल टू ई है तो R1 इज इक्वल टू R2 होना ही पड़ेगा। अगर लाइट I के थ्रू एंटर करेगी, E से निकलेगी, तो R1 जो होगा वो अभी जो स्नेल्स लॉ है उससे अगर E के थ्रू कर जाएगी तो क्या आप R2 निकाल सकते हो। और I1 I2 इक्वल हैं तो R1 R2 भी इक्वल आएंगे। अगर R1 R2 इक्वल है तो एक और रिलेशन जो हमने पढ़ा था R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। सो यहां से ये भी निकल के आया R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A बाई 2। सिंपल टर्म। अब क्या लिख सकते हैं, अगर मैं फर्स्ट सरफेस AB पे, अगर मैं फर्स्ट सरफेस AB पे क्या लगाऊं, अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं फर्स्ट सरफेस AB पे, तो इसमें अभी स्नेल्स लॉ कैसे लगेगा, स्नेल्स लॉ लगेगा इसमें N1 sin I ऑन सरफेस, स्नेल्स लॉ N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R1, ये लगेगा। ठीक है। अब एंगल्स बहुत ही स्मॉल है, एंगल्स बहुत ही अभी स्मॉल है। यहां पे मिनिमम डेविएशन में I इज इक्वल टू E उसी केस में होता है जब आपका जो अभी प्रिज्म होता है काफी थिन होता है, तो एंगल बहुत ही स्मॉल है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं N1 I इज इक्वल टू N2 R1 भी लिख सकता हूं। ठीक है जी, एक ये रिलेशन हो गया। ठीक है। ऊपर जो हमने रिलेशन निकाला था, रिलेशन क्या निकाला था हमने, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। ठीक है जी। अब I, E की जगह मैं I लिख सकता हूं, तो डेल क्या हो जाएगा, अगर I इज इक्वल टू तो वो हो जाएगा आपका DM, मतलब मिनिमम वैल्यू, मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू 2I माइनस A बिकॉज E इज इक्वल टू I। अगर मैं यहां से I निकालना चाहूं, I की वैल्यू आ जाएगी DM प्लस A डिवाइड बाय 2। ठीक है। इस वैल्यू को मैं कहां पे पुट करता हूं, मान लो इक्वेशन 1 पे पुट करता हूं, पुट दिस वैल्यू ऑफ I, तो मेरे को मिल जाएगा, अगर इसमें मैं पुट करता हूं N1 इंटू DM प्लस A डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू N2, R1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, A बाई 2, और फिर क्या कर सकता हूं मैं, 2 से 2 कैंसिल, N1 DM प्लस N1 A N2 A। यहां से अगर मैं सिंपल क्या करूं,
dm मेरे को चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, dm इज इक्वल टू n2 बाई n1 माइनस 1 इंटू ए। n2 बाई n1 को क्या लिख सकता हूं मैं, n21 माइनस 1 इंटू ए। ये आई आपकी मिनिमम डेविएशन n21, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको मैं n2 बाई n1 भी कर सकता हूं। मैक्सिमम केस में n1 की जगह एयर होगा, तो सिंपल आपका ये आएगा मिनिमम डेविएशन। लेकिन मिनिमम डेविएशन का जो फॉर्मूला डिराइव किया है वो कहां से किया है, व्हेन i इज इक्वल टू e। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सिंपल पूछा है, तो i प्लस ई माइनस, तो आपको i और e सेपरेटली निकालना पड़ेगा अगर मिनिमम डेविएशन की बात नहीं की है तो वहां पे आई दिया होगा, ई हो सकता है आपको, मतलब हो सकता है कि डायरेक्टली दिया हो, या फिर वो अभी मतलब आपको जो भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के थ्रू फर्स्ट केस में अभी निकालना पड़े, उसमें वैल्यू होगी आई प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए। क्या मेरी बात समझ में आई है यहां तक? ये था आपकी छोटी सी चीज, मिनिमम डेविएशन। ठीक है, छोटी छोटी बातें समझ में आ रही हैं। आगे चलते हैं। आगे जो चीज है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है कि जो रिफ्लेक्शन जो भी अब तक पढ़ा, उसको यूज करके कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाने हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में काम आते हो। आपकी डे टू डे लाइफ में वो इंस्ट्रूमेंट्स काम आते हो। ठीक है, उसमें से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है वैसे तो, ठीक है, लेकिन दो बेसिक यहां पे बात की है। एक तो बात की है यहां पे माइक्रोस्कोप, और दूसरी बात की है टेलीस्कोप। ठीक है जी, माइक्रोस्कोप दो टाइप का यहां पे बात करिए। एक तो बात करिए सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरी बात की है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप में एक है जो रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है, और दूसरा जो है आपका रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। ठीक है जी, ये दो छोटी छोटी बातें करिए जो हम बात करेंगे कि सिंपल अभी टेलीस्कोप का यूज क्या होता है कि दूर की चीजों को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को इजीली देखने में, और माइक्रोस्कोप का पास के जो छोटे छोटे हैं उनको बड़ा करके देखने का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में माइक्रोस्कोप का काम होता है। ठीक है जी, एक और चीज जो आपने पढ़ी होगी पहले, ठीक है, जो हम बात करते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन कितना होना चाहिए, आपने 10th में पढ़ा होगा शायद। मिनिमम विजन ऑफ डिस्टेंस होता है कि कितनी, मतलब पास में होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो वो आता था आंसर डी, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन डी 25 सेंटीमीटर। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को याद होगा तो एक तो चीज ये। एक और चीज जो आपने पढ़ी है जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, जिसको क्या बोलते हैं मैग्निफिकेशन। दो टाइप की मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। वैसे तो आपने लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ी है, ठीक है, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन होती है साइज ऑफ द इमेज, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, ये आप पढ़ते आए हो। ठीक है, लेकिन यहां पे बीच में यूज करेंगे हम एक और जिसको बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या नाम है जिसका? एंगुलर मैग्निफिकेशन। बात समझ में आ गई? एंगुलर मैग्निफिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई। एंगल सबटेंडेड बाय एंगल, क्योंकि जब आपकी इमेज बहुत ही, मतलब मान के चलो इंफिनिटी पे बनती है तो वहां पे साइज का, हाइट वगैरह का पता नहीं चलता। ठीक है, तो हम एंगल पे अभी डील करना स्टार्ट करते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय सेम एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ये सारी चीजें बीच में यूज होती हैं एकदम से, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मिनिमम विजन ऑफ, मतलब कितना होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई है यहां तक? नेक्स्ट आते हैं, आपका पहला जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप बोलने मतलब उसमें एक ही लेंस है, उसी से आपको डील करना है। ठीक है, मान के चलो यहां पे कोई लेंस है, ये हमने सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है, और हमने क्या किया, इसका एक ऑप्टिकल सेंटर बना दिया। क्या बना दिया? एक ऑप्टिकल सेंटर बना दिया। अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मान के चलो इसकी फोकल लेंथ
इस साइड में यहाँ पे, और यहाँ पे मान लिया इसकी फोकल लेंथ थोड़ी छोटी होगी, थोड़ी बड़ी ले लेते हैं फोकल लेंथ, मान के चलो इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे कहीं है, ठीक है। एफ इसकी क्या है, फोकल लेंथ है। माना ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, फोकल लेंथ थोड़ा सा आगे रखा हुआ है, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है जी। अब इमेज कैसे बनेगी, इमेज बनाने का तरीका, अगर फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो वो कैसा से मूव करेगा, कैसे बनती थी इमेज, पैरेलल लाइन जाएगी तो वो फोकस से पास करेगी कुछ ऐसे, और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो सीधी निकल जाएगी कुछ ऐसे, है ना। और पर्सन को फील होगा अगर ये ऐसे निकल जाएगी, है ना, और इसको क्या दिखाई देगा कि यहां से कहीं से आ रही है, यहां से कहीं से आ रही है, और इमेज कहां बनेगी, यहां पे। अगर इमेज और यहां पे कहीं पे मान लिया, यहां पे कोई अभी मतलब देखने वाला यहां पे बैठा हुआ है, तो इमेज जो कितनी दूर होनी चाहिए इमेज की अच्छे से दिखाई दे, मिनिमम विजन जो डिस्टेंस है उस पर तो होनी चाहिए, मतलब डी डिस्टेंस तो दूर होनी ही चाहिए, डी डिस्टेंस तो दूर होनी ही चाहिए, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब क्या है, मान लिया एच डैश हाइट इमेज की और एच हाइट मान लिया ऑब्जेक्ट की। अगर मैं मैग्निफिकेशन निकालने जाऊं तो कैसे लिखूंगा मैं मैग्निफिकेशन, अगर मैं मैग्निफिकेशन निकालने जाऊं तो मैं मैग्निफिकेशन कैसे लिखूंगा बेटा, मैग्निफिकेशन में कैसे लिखूंगा, मैग्निफिकेशन में लिखूंगा v डिवाइडेड बाई u, सबने पढ़ा है ये मैग्निफिकेशन होती है जब आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये भी फॉर्मूला पढ़ा कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो मैं v को कॉमन लेके 1/u की जगह पुट करता हूं, 1/u की जगह आएगा आपका v इंटू 1/v माइनस 1/f में कर सकता हूं, ठीक है जी। और v अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 माइनस v डिवाइडेड बाय f, और f की जगह क्या कि इतनी दूर तो सॉरी v की जगह तो इतनी दूर तो इमेज बननी चाहिए, वो कितना डिस्टेंस माना हमने d कि तभी तो अच्छे से दिखाई देगी, तभी तो अच्छे से अभी दिखाई देगी। और d क्या होगा, साइन कन्वेंशन के साथ वो माइनस की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डी बाय एफ, ये आई मैग्निफिकेशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई। साइन कन्वेंशन लगाया हमने क्योंकि ऊपर कहीं भी हमने साइन कन्वेंशन का यूज नहीं किया था। क्या मेरी बात समझ में आई यहां तक, सिंपल चीजें आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ये तो थी मैग्निफिकेशन जब इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी से पहले बन रही है। कहां पे बन रही है, इंफिनिटी से पहले बन रही है। अब बात करेंगे हम जब इमेज कहां पे बनेगी, सेकंड केस इसी का ही, क्योंकि यहां पे डी हमने 25 माना तो आईज को थोड़ी तो दिक्कत होगी इमेज को देखने के लिए, ठीक है जी। तो सेकंड आता है, सेकंड केस इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। बात समझ में आ गई। जब इमेज इंफिनिटी में बनेगी बेटा तो सबसे पहले तो हम कुछ एक चीजें जो हमने ऊपर सीखी, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन का एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहां पे tan थीटा आई डिवाइडेड बाय tan थीटा नॉट, ठीक है। अब ये जो tan थीटा नॉट है, ये जो थीटा नॉट है, थीटा नॉट क्या है आपका मैक्सिमम एंगल, इट इज द मैक्सिमम एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट विदाउट लेंस, ठीक है। आपकी बुक में इसका डायग्राम भी बनाया जो मैंने यहां पे लिया भी है। यहां पे अगर आप देखोगे तो थीटा नॉट क्या है, ये, ठीक है, ये है आपका थीटा नॉट बिना लेंस के ऑब्जेक्ट को देखना। अगर बिना लेंस के ऑब्जेक्ट को देखोगे तो tan थीटा नॉट की वैल्यू आएगी h बाय डी, और d क्या है आपका मिनिमम डिस्टेंस पे तो ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा ना कि जहां पे दिखाई दे, तो tan थीटा नॉट की वैल्यू आ गई, वो तो बाद में यूज करेंगे, इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय डी। बात समझ में आ गई है ना। और सेम तरीके से अगर tan थीटा आई की बात करते हैं हम, tan थीटा आई क्या होगा,
tan थीटा आई की वैल्यू क्या लिखी जाएगी बेटा, हाइट ऑफ द tan थीटा, हाइट ऑफ द इमेज h डैश डिवाइडेड बाय इमेज कितनी दूर बनी है v, और v को माइनस में लिखेंगे प्लस में लिखेंगे, v को लिखेंगे माइनस में, v को लिखेंगे माइनस में। क्यों माइनस में लिखेंगे v को, क्योंकि v क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट है, तो यहां पे लिखेंगे माइनस v। ठीक है जी। अब यहां पे अगर मैं लीनियर मैग्निफिकेशन, अगर आपको थोड़ी सी भी याद हो, लीनियर मैग्निफिकेशन थोड़ी सी भी याद हो, तो लीनियर मैग्निफिकेशन के h डैश डिवाइड h इज इक्वल टू v डिवाइड बाय u, कि ऐसा में हम अभी लिखते थे, तो h डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, h डैश इज इक्वल टू h इंटू वी डिवाइडेड बाय u। तो मैं लिखने जाऊं h डैश की जगह h v डिवाइड बाय u इंटू माइनस v, v ने v को काट दिया तो बचा आपके पास माइनस h डिवाइडेड बाय u, h डिवाइडेड बाय u। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मैं मैग्निफिकेशन लिख सकता हूं, tan थीटा की, थीटा आई की वैल्यू आई माइनस h डिवाइडेड बाय u, और tan थीटा नोट की वैल्यू h डिवाइडेड बाय d, h ने h को काट दिया और ये गए ऊपर आपका ये बन गया आपका माइनस d डिवाइड बाय u। अगर इमेज इंफिनिटी में बनानी है तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होना चाहिए, फोकस पे, और फोकस क्या आएगा यहाँ पे, उसी साइड को बन जाएगी, तो d की जगह मतलब u की जगह क्या होगा माइनस f, u की जगह क्या होगा माइनस f, माइनस d डिवाइड बाय माइनस f इज इक्वल टू d डिवाइड f। u इज इक्वल टू f क्यों लिया, u इज इक्वल टू f बिकॉज ऑब्जेक्ट एट f, बिकॉज इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। क्या बात समझ में आई है कि नहीं। अब यहाँ पे एक और चीज अभी दिमाग में आती है कि ज्यादा मैग्निफिकेशन तो ऊपर वाले जो केस है उसमें अभी मतलब मिल रही है 1 प्लस डी बाई एफ, लेकिन 1 प्लस डी बाई एफ के लिए आपको जो इमेज है वो डी पे बननी चाहिए, जिससे आइज के ऊपर अभी स्ट्रेस पड़ेगा, लेकिन इमेज इंफिनिटी पे बढ़ेगी तो आइज पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है इमेज इंफिनिटी पे जो बनाना है वो ज्यादा सही रहता है। क्यों, क्योंकि यू कैन से दैट फॉर कंफर्टेबल विजन, फॉर कंफर्टेबल विजन। बात समझ में आई मेरी कि नहीं आई। ठीक है, सही बात है गलत बात है, यहां तक आपको आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है जी, ये जो डायग्राम्स थे वो सारे के सारे जैसे वहां पे बने थे जो आपकी बुक्स में बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे आता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो रे डायग्राम है, ठीक है, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है बनाना। ठीक है, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है बनाना। ठीक है, हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि रे डायग्राम कैसे बनेगा इस पर्टिकुलर, ये वैसे तो ये है, ठीक है, रे डायग्राम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि रे डायग्राम कैसे बने। ठीक है जी, रे डायग्राम बनाना आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यहां पे चाहिए हमें 2 लेंस, यहां पे चाहिए हमें 2 लेंस। ठीक है, पहले वाले की जो इमेज बनेगी वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वो सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, लेट्स से ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, दोनों की सेम ही होगी। यहां पे कहीं हमने, ये पहला वाला है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर एफ, ऑब्जेक्ट के पास इसी को रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास इसी को रखा जाएगा। तो मान के चलो इसकी फोकल लेंथ है एफ नॉट। इसकी फोकल लेंथ कितनी बेटा, इसकी फोकल लेंथ मान ली हमने एफ नॉट। ठीक है जी, इसकी फोकल लेंथ मान ली हमने यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहीं रखा हुआ है। अब जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहीं रखा हुआ है तो थोड़ी छोटी मान ली हमने, थोड़ी सी ज्यादा ले लेते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ यहां पे मान लेते हैं। ठीक है जी, अब ऑब्जेक्ट जब रखा हुआ है आपका, मान के चलो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जब इसकी इमेज का कैसे बनती है, अगर इसके पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास करेगी। ठीक है, सिंपल कुछ ऐसे पास करेगी, है ना, ये पास हो गई, और ये हो गई आपका लाइट की डायरेक्शन। अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो सीधी निकल जाएगी। ये आ गई आपका लाइट की डायरेक्शन, तो यहां पे कहीं इमेज बनेगी,
यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी। इसकी हाइट h है तो इसकी हम h डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम? इसकी हाइट h डैश मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, जहां से ये लाइट पास कर रही है उसके बीच में हमें एक और आई पीस चाहिए। आई पीस या फिर जिसको बोलते हैं जहां से आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखोगे, ठीक है, उसको मान लिया हमने यहां पे बनाया। ये और इसका ऑप्टिकल सेंटर ये, और एफ ई पे ही जाके मान के चलो इमेज बन गई। एफ ई पे इमेज बन गई, एफ ई पे जाके इमेज बन गई मान के चलो। मतलब एफ जो पहले वाले की इमेज बनी वो दूसरे से कहां है, अप्रोक्सीमेटली उतना दूर है। ठीक है जी। अब इसको कैसे दिखेगा, ये तो जाएगी इस डायरेक्शन में, है ना, और ये जाएगी, तो इनको दिखेगा कि इमेज अप्रोक्सीमेटली यहां से कहीं से दूर से आ रही है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। कहीं दूर जाके बनी, मान के चलो ये डिस्टेंस कितना है, इसके लिए d है। इसके लिए कितना मान लिया हमने, d। बुक में लिखा है कि बहुत आगे जाके बनती है, आप वैसे भी बना सकते हो, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब कैलकुलेशन पार्ट पे चलते हैं। ये एंगल मान लिया बीटा, तो ये एंगल भी आ गया आपका बीटा, ये दोनों एंगल आ गए बीटा। अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं बेटा, अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए, जो ऑब्जेक्टिव है या फिर जो लेंस आपका इसके अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं तो मैग्निफिकेशन क्या लिखूंगा मैं, एच डैश डिवाइडेड बाय एच, एच डैश डिवाइडेड बाय एच, एच डैश डिवाइडेड बाय एच, ये सिंपल सी मैग्निफिकेशन होगी। अगर मैं tan बीटा करके, मेरे को एच डैश का रिलेशन किसी और फॉर्म में चाहिए, तो tan बीटा मैं क्या लिख सकता हूं, tan बीटा की वैल्यू एक, यहां से भी अगर ये h है तो ये भी h है, लाइन पैरेलल आई है, तो एक तो tan बीटा की वैल्यू होगी h बाय एफ ई, क्या वैल्यू होगी, h बाय एफ ई। और दूसरे tan बीटा की वैल्यू में बात करूं ये वाले ट्रायंगल में, h डैश डिवाइडेड बाय एल, h डैश डिवाइडेड बाय एल, ये वाली लेंथ मैंने l मान ली। सिंपल हमने क्या किया है, राइट एंगल ट्रायंगल वाले रूल लगाए, h डैश बाय एल, और इसी l को बोला जाता है आपकी लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, क्योंकि एक लेंस इसके आगे सामने है और एक लेंस इसके पीछे है। ठीक है, इसी को बोल देते हैं आपका लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, h डैश h बाय एफ ई इज इक्वल टू h डैश डिवाइड बाय एल, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h डैश डिवाइडेड बाय h, h डैश इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाय f, l डिवाइडेड बाय f ही ये आई आपकी मैग्निफिकेशन। किसकी आई है, मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव लेंस। और l क्या है, l अगर याद ना रहे तो कभी कभी l की जगह क्या दिया होगा आपका, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। क्या याद रहेगा कि नहीं, ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं अब दूसरे वाले पे बात करूं, आईपीस की बात करता हूं, उसके बारे में तो हमने बात कर ली, जहां पे आंख रखी है तो इमेज कहां बनेगी, फॉर दिस आईपीस या आई लेंस। आईपीस की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी मैग्निफिकेशन कितनी आएगी, एम ई जो मैग्निफिकेशन आएगी हमने अभी पढ़ा, मैग्निफिकेशन कितनी आएगी, या तो डी अपॉन एफ ई आएगी, या तो अभी किया जब इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे, या तो आएगी 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय एफ ई। बात समझ में आई? इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन में दिया हो आप यूज कर सकते हो। तो मैं एक ही केस लेके चलता हूं, पहले वाला। तो मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी आपका एल इंटू डी डिवाइडेड बाय एफ ई इंटू एफ नोट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, किस केस के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। ठीक है जी, क्या मेरी बात समझ में आई है यहां तक? ठीक है, ये डायग्राम आपकी बुक में बना है। ठीक है, यहाँ पे डी क्या है, इन्होंने दूर लिया है, बहुत दूर। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। ठीक है, आईपीस, ऑब्जेक्टिव, यूवी, ये सब आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये वाला डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है टेलीस्कोप। अब जो
अभी जो टेलीस्कोप का जो रे डायग्राम है वो पूरा का पूरा मिलता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, ठीक है। बस टेलीस्कोप के केस में क्या है, जो रेज कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है, बहुत ही दूर रखा होता है। ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है, बहुत ही दूर रखा होता है, ये तो इसलिए क्या आ रही है, पैरेलल। और एफ नॉट है आपकी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो लेंस आपका ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, ठीक है। ये एफ नॉट जब पैरेलल रेज आएंगी कहां से, इन्फिनिटी से बहुत दूर से, तो कहां पे मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी। कहां पे मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी। और जब इमेज बनाएगा तो यहां पे कुछ ऐसी इमेज बनाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? और उसी इमेज के सामने रखा होगा आईपीस, और जितना जो ये जो वहां पे इमेज बनेगी उसी के दूर एफ ई डिस्टेंस पे जो फोकल लेंथ है आईपीस की, फोकल लेंथ है आईपीस की, वहां पे क्या रखा होगा आपका आईपीस, या फिर जहां से आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखोगे। तो इमेज कहां पे बनेगी, अगर फोकस पे रखा है तो इन्फिनिटी पे बनेगी। कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये होगा ऑब्जेक्ट की तरफ और ये होगा आई की तरफ, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, एफ नॉट प्लस एफ ई। बात समझ में आई? और एफ नॉट प्लस एफ ई ही होता है आपका एल, जिसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, जिस ट्यूब में दोनों लेंसेस को फिक्स किया होता है, जिसको नाम दिया लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। बात समझ में आई? ठीक है जी। अब और क्या कर सकते हैं हम, और ये कर सकते हैं हम कि इमेज बनी। अब हमारा यहां पे मेन पर्पस है कि मैग्निफिकेशन कैसे निकालें। मैग्निफिकेशन बहुत अभी लंबे लंबे डिस्टेंसेस की बात हो रही है, दूर दूर की बात हो रही है, तो हम बात करेंगे आपका किस पे, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज डिवाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो यहां पे आएगी आपकी जो मैग्निफिकेशन है, m इज इक्वल टू tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा। बात समझ में आ गई? tan बीटा की बात करते हैं तो tan बीटा यहां से समझ में आ रहा है, बीटा है जो आई पे एंगल अभी मतलब सबटेंड कर रहा है, और अल्फा जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेकंड आई के लिए ये अल्फा क्या है, ऑब्जेक्टिव एंगल, क्योंकि ये वाला अल्फा है तो ये भी अल्फा लिखा गया है, ठीक है। tan बीटा की वैल्यू सिंपल समझ में आ रही है h बाय एफ ई, और tan अल्फा की वैल्यू सेम h डिवाइडेड बाय एफ नॉट। h ने h को कट कर दिया और एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ क्या लिखा मैंने, हाँ, एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ ई, या एफ ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। और समझ भी आ रहा है कि अगर आपको मैग्निफिकेशन बढ़ानी है तो किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव की। और ऐसा होता भी है क्योंकि यहां पे साइज बहुत बड़ा है, यहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बहुत बड़ा है और फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होती है। कि मेरी बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आई। लेकिन ये जो टेलीस्कोप है जो रिफ्लेक्शन पे वर्क करते हैं, इसके साथ एक दिक्कत है। हमने बोला कि जहां से लाइट आएगी, क्या ये जो लेंस चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइट इसके पास आए, ज्यादा से ज्यादा लाइट इसके पास आए, ताकि ये क्या कर सके, ज्यादा से अच्छे से इमेज बना सके, इसका रिजोल्यूशन अच्छा हो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे आप साइज बढ़ाते जाओगे, अबरेशन वगैरह की दिक्कत आती जाती है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी, एक तो अबरेशन की दिक्कत, क्रोमेटिक अबरेशन, मतलब बहुत सारी इमेजेस दिखाई देना स्टार्ट हो जाती हैं। और दूसरा आता है आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ऑब्वियस सी बात है, जब ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत ज्यादा होगा तो क्या बहुत बड़ा लेंस बनाना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा लेंस स्पेस ये सब बहुत कुछ चाहिए, तो सिंपली क्या होगा, कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा बोल सकते हो कि मतलब यूज करना पड़ता है चीजों को। ये कुछ दिक्कतें आती हैं जब आप रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप को यूज करते हो, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन निकाला जिसको नाम दिया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप।
ज्यादा बुक में कुछ नहीं है, थोड़ी सी थ्योरी है, उसको पढ़ लेना। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कुछ नहीं होता है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है कि रिफ्लेक्शन का यूज करके, फर्स्ट तो ये मानो कि कोई सेकेंडरी मिरर नहीं है, कोई भी सेकेंडरी मिरर नहीं है, सिर्फ क्या है आपका ऑब्जेक्टिव मिरर है। कैसा मिरर है? ऑब्जेक्टिव मिरर। जब लाइट बहुत दूर से आएगी तो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल आएगी, और इस कॉनकेव जो है ऑब्जेक्टिव कैसा होगा? कॉनकेव। और जब ऑब्जेक्टिव कॉनकेव होगा तो टकरा के कहां पे जाके कन्वर्ज होंगी? जब हमने मिरर के बारे में पढ़ा था तो जाके कन्वर्ज होंगी वो फोकल लेंथ पे। कहां पे होंगी? फोकस पे होंगी, सॉरी फोकस पे। जब लाइट कन्वर्ज होगी तो आपको आईपीस वहीं पे रखना पड़ेगा, आईपीस वहीं पे रखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई? एक तो ये केस जब यहां पे सेकेंडरी मिरर नहीं होगा, जब सिंपल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होगा तो इस आईपीस को यहां पे रखेंगे। ठीक है जी, क्या मेरी बात समझ में आई? फिर ये दिक्कत है कि हमेशा अगर ज्यादा लाइट को कन्वर्ज करना है पास में तो आईपीस को बहुत ही फोकस पे रखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा बनाना सही नहीं रहेगा। तो एक और चीज लाई गई, सेकंड जो आपकी बुक में लिखा हुआ कैसग्रेन टेलीस्कोप। कैसग्रेन टेलीस्कोप के केस में क्या है, इस आईपीस की जगह पे कॉन्वेक्स मिरर रख दिया, जो लाइट को क्या किया, इस पे जैसे ही लाइट पड़ेगी कॉनकेव मिरर से आके ये उसको कहां पे भेजेगा? आईपीस की तरफ भेजेगा। कहां पे भेजेगा? आईपीस की तरफ से भेजेगा। तो जो दिक्कतें आपको रिफ्रैक्शन वाले टेलीस्कोप में आएंगी वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में नहीं आएंगी। जब एक मिरर होगा ऑब्जेक्टिव तो आईपीस कहां पे होगा? फोकस पे। जहां पे फिर अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो आईपीस आप सेट कर सकते हो। ऐसी चीजों को ऐसी चीज जिसने इसको बनाया उसके बेसिस उसका नाम कैसग्रेन टेलीस्कोप भी बोल दिया गया। अगर बुक में देखोगे आप, थोड़ा सा भी आपको दिखाई देगा यहां पे कि क्या क्या दिक्कत आती है। ये ज्यादा जगह वगैरह के यूज अभी नहीं करने, लेकिन दिक्कतें क्या आती है? एक तो आती है आपका जो अभी लेंस होता है ये, एक तो इसकी जो रिजोल्विंग पावर है दो ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट दिखाने की, एक तो ये, और दूसरा होता है कि आपको बहुत बड़े लार्जर डायमीटर के फिर चाहिए, ज्यादा लाइट जो अपने पास ले सके। ठीक है, तो इस चीज को सॉल्व किया। एक और चीज, जो रिफ्लेक्टिंग मिरर होते हैं उसमें कोई भी अभी क्रोमेटिक अबरेशन या फिर कोई भी डिस्टोर्शंस नहीं होती हैं। ठीक है, ये डायग्राम जो यहां पे जो दिया है, ये डायग्राम दिया है आपका कैसग्रेन। ठीक है, जो सिंपल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है उसमें यहां पे ये वाला सेकेंडरी मिरर नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये थी जो भी पूरी थ्योरी है। नेक्स्ट जो लेक्चर मैं अपलोड करूंगा उसमें हम क्या करेंगे, पूरी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर अभी चैप्टर में, तो ट्राई करेंगे कि वो पूरे के पूरे सोल्व हो जाए। ठीक है जी, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहो। ठीक है, और अपना ध्यान रखो। अगर कोई भी फीडबैक देना हो तो आप अभी कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।